जवान का राइट था 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन मोदी जी ने हमें 1 रैंक पेंशन दिया, लेकिन वो लंगड़ी 1 पेंशन, वो 1 रैंक 1 पेंशन दिया। और उसको अभी मोदी जी बोलते हैं कि मैंने जगह जगह, वो अपने भाषण में कहते हैं कि हमने 65,000 करोड़ रुपया फौजियों को दे दिया, पूर्व सैनिकों को, लेकिन वो 65,000 करोड़ रुपया जो है वो उपले रैंक जो 3% है, हम 97% जो है एक जवान से लेकर सरदार साहिबान तक है, वो 3% जो एक अफसर है, वो जो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है पैसे का जो है वो एक क्या बोलते हैं उसका अनचूज हुआ है। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं कैप्टन शक्ति चंद, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट ऊना से हम सभी जो एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आए हैं, और मेरे साथ मेरे साथी एसपी शर्मा जी, और हम तकरीबन 65 आदमी डिस्ट्रिक्ट ऊना से यहाँ पे रात को गाड़ी में चले यहाँ पहुँचे हैं। ये 1 रैंक 1 पेंशन की जो बात हो रही है, ये कई एक साल से हो रही है। आप बात करिए जब रेवाड़ी में जब पहली बार इस बात को माना गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन आप लोगों को दे दी जाएगी, जैसे ही सरकार बनती है 1 रैंक 1 पेंशन आपको दे दी जाएगी। क्या हो गया उसके बाद? क्या 1 रैंक 1 पेंशन मिला आपको? ऐसा है मेरे पत्रकार बंधुओं, बात है कि ये 1 रैंक 1 पेंशन जो थी, ये बहुत देर का सवाल था, ये मोदी जी के आने के पहले का सवाल था। कुछ हद तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको क्लोज करके लाए थे, लेकिन वो 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा नहीं था, एक उसको क्लोज करके 1 रैंक तक पहुंचाने की कोशिश थी। लेकिन जो सरकार आ गई, जब कांग्रेस सरकार गई तो उन्होंने अपने बजट के बीच 500 करोड़ का बजट रख दिया, लेकिन उसके बाद सरकार चले गई और दूसरी सरकार आ गई। हमारे जो पूर्व सैनिक थे, ये सिर्फ 1 पेंशन जो है जवान और जेसीज के लिए थी, इसमें अधिकारी वर्ग जो था इसमें शामिल नहीं था। ये 1 रैंक 1 पेंशन अफसर्स के लिए नहीं थी, एक जवान से लेके सुबेदार मेजर साहब तक जो 1 रैंक 1 पेंशन थी। लेकिन जिस 1 रैंक 1 पेंशन की शुरुआत आपके चाहे जीडी बख्शी साहब हों या और भी कोई साहब हों, बोल हमारा जवान बोल के आप लोगों की संख्या दिखाया, क्या 1 रैंक 1 पेंशन आप लोगों को सच्चाई से मिल पाया? मैं जीडी बख्शी साहब जो हमारे मेजर जनरल हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरी ही रेजिमेंट के हैं। वो जो टीवी के ऊपर दहाड़ते हैं ना, टीवी के ऊपर मर जाना चाहिए मूछे नीचे ऊपर करके, वो बात नहीं है। जवान का जो राइट है, जवान का जो हक है, अगर वो नहीं वो दिला सके तो दहाड़ने का कोई मतलब नहीं है। जवान का राइट था 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन मोदी जी ने हमें 1 रैंक पेंशन दिया, लेकिन वो लंगड़ी 1 पेंशन, वो 1 रैंक 1 पेंशन दिया। और उसको अभी मोदी जी बोलते हैं कि मैंने जगह जगह, वो अपने भाषण में कहते हैं कि हमने 65,000 करोड़ रुपया फौजियों को दे दिया, पूर्व सैनिकों को, लेकिन वो 65,000 करोड़ रुपया जो है वो उपले रैंक जो 3% है, हम 97% जो है एक जवान से लेकर सरदार साहिबान तक है, वो 3% जो एक अफसर है, वो जो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है पैसे का जो है वो एक क्या बोलते हैं उसका अनचूज हुआ है, अनचूज हुआ उसका, और वो दूसरे के खाते में चले गया। वो हमारे जवान है, उनको कितना बड़ा 1300-1400, वो भी हवलदार रैंक तक, नायब सूबेदार से लेकर के सूबेदार मेजर साहब तक और ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक कोई भी उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। क्या आप हमारी भी उसको पेंशन को कम कर दिया गया? क्या आप ये कहना चाहेंगे कि जब 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा सिर्फ जेसीओ जवानों के लिए हुआ, तो उसमें अफसर कहां से घुस गए और सारा फायदा उनको कैसे हो गया? मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जब 1 रैंक पेंशन का सिलसिला शुरू हुआ, इसको सभी अफसर डील करते थे, हम तो उनके पीछे चलते थे,
वो जब अंदर जाते थे हम पूछते क्या कर रहे हो, हमारे के लिए क्या किए साहब, हमारी पेंशन कितनी बढ़ेगी, बोलते आप बैठे रहो, आपको कोई हमारे में डाउट है। वो अंदर क्या बात करके जाते हो। उन्होंने एक बड़ी रेशो से अपने पे स्केल भी बढ़ाए और रैंक स्ट्रक्चर भी बढ़ाया और पेंशन भी बढ़ाई। तो क्या आप ये ऑन कैमरा कहेंगे कि ये सब जो धोखाधड़ी है ये आपके ऑफिसर्स ने? मैं तो बार बार कहूँगा, हर बार कहूँगा कि हमारे साथ ये अन्याय किया गया है, धोखा किया गया है और हमारे पीठ में तो शुरा घोंपा ही है, लेकिन हमारी जो जनरेशन है, जो हम हैं, हमारे पेट में उन्हें शुरा घोंपा है। आने वाली जनरेशन जब इस बात को सुन रही है, चाहे वो बॉर्डर पे हो या बॉर्डर पे जाने की तैयारी कर रही हो, उनको क्या उसके दिमाग में बातें आएगी? इसीलिए तो हम चाहते हैं जो बॉर्डर के हमारे बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी किसान के बच्चे हैं, वो भी गांव से चल के भर्ती होते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है, अगर इसको संभाला नहीं गया तो शायद मैं कह नहीं सकता हूँ कि इस देश में आज तक ये बातें नहीं हुई हैं। ऐसा ना हो कोई किसी कारण से कोई रेवोल्यूशन आ जाए। होली हो, दिवाली हो या दशहरा हो, प्रधानमंत्री आपके बॉर्डर पर जाते हैं, जाके मिठाइयाँ खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। वो मिठाइयाँ जरूर की जलेबी डाल देते हैं, जलेबी डाल के भूल जाते हैं। आज जो 20 फरवरी से जंतर मंतर से लेकर जो आज जनसमूह इस जगह पे इकट्ठा हुआ है, उनके क्या नींद नहीं खुली? क्या उनको इंटेलिजेंस से, सिक्योरिटी से, आईबी से उनको क्या उनके ऊपर रिपोर्ट दी जाती है? अरे ये तो छोड़िए, आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या अपने अपने इलाके के MP MLAs को, उसका क्या हुआ? हमने हर एक तरह से जो सरकार थी उसको जगाना चाहा, हर एक तरह। लेकिन आपको पता है जो सत्ता होती है ना, वो मांगी नहीं जाती, ली नहीं जाती, छीनी जाती है, सत्ता छीनी जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो जन समूह है, ये आने वाला एक प्रतीक है, ये आने वाला एक प्रतीक है। अगर इसको सरकार ने नहीं संभाला तो ये संभलने वाला नहीं। ये क्यों नहीं कह देते कि 2024 में परिवर्तन हो जाएगा? वो तो आने वाला समय बताएगा, हमारे देखिए पदाधिकारी इसमें बताएंगे। इसमें यह है, आगे क्या करना अगर है। सरकार इस जनसमूह को देखते हुए और आज तक जो भी कुछ भी बोला गया है उसको देखते हुए अगर इन समस्याओं का हल कर देती है तो मामला सुलझ जाएगा, दे कैन कम बैक। लेकिन अगर ये इसी विषय को नहीं संभालते हैं तो सत्ता परिवर्तन तय है। ऐसा है ना कि सत्ता को जाने के लिए टाइम नहीं लगता। आपने कई वक्त देखा होगा, श्रीमती शीला दीक्षित जी, उन्होंने 3 बार वो चीफ मिनिस्टर रही, लेकिन सत्ता कैसे चल गई? 1 मिनट में सत्ता चल गई, प्याज के ऊपर सत्ता चल गई, खत्म हो गई। और मेरे कहने का मतलब है जब सत्ता जाती है, अभी देखो देश में कितने इशू हैं, कितने इशू हो चुके हैं। एक मणिपुर का इशू बहुत ज़बरदस्त है। इतना इनके भारतीय जनता पार्टी के राज के बीच में अगर ये मामले सुलगते रहे, हमारी जो सीमाएं वो खतरनाक मोड़ ले लेती है, तो उसका अंजाम क्या होगा? तो ये बातें हमारी तो गुजारिश है सरकार से कि वो इस विषय पर गंभीरता से विचार करके इन समस्याओं का तुरंत हल करे, ताकि जो हम चाहते हैं कि ये विकास करते हैं और विकास जारी रहे कंट्री का, लेकिन सैनिकों का जो वेलफेयर है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका हक जो है बड़ी बुरी तरह छीना गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।